वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंस्पायरेशन टॉक्स। आज की इस एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैसे वेट लूज होगा। उसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर समर। डॉक्टर समर आज हमें बताएंगे टिप्स वेट लूज करने की। आने के लिए देखिए पूरा एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समर। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू आज? I'm doing good. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो डॉक्टर समर, घर बैठे कैसे वेट कम हो सकता है? ओके तो इससे रिलेटेड तो मेरा इनबॉक्स भरा होता है इस तरह के क्वेश्चन से। तो ये Okay. है कि आपका वेट इस तरह घर बैठे कभी भी लूज नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये मिथ ब्रेक कर दूं कि घर बैठे वेट लूज हो जाता है। घर बैठे कुछ भी नहीं होता। उसके लिए आपको अपने हाथ, तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को काफी स्ट्रेटेजीज करनी पड़ती हैं। आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको अपनी मील प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपका वेट लूज होता है। तो ये भूल जाएं कि घर बैठ कर आपका वेट लूज हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वेट रिडक्शन के लिए बाहर जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए? अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जो कि ओबीज है बहुत ज्यादा, उसने वेट गेन किया हुआ है, अपने नॉर्मल वेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसका आइडियल वेट कैलकुलेट करूंगी और उसमें हमें जितने भी किलोग्राम्स रिड्यूस करने होंगे उस हिसाब से फिर मैं उसका एक डाइट प्लान बनाऊंगी जो कि सारा कुछ उसके बीएमआई और उसके GEE पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह मेरे पास एक पेशेंट आता है वेट लूज करने के लिए और वो पहले ही ओबीज है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि उसकी ओबेसिटी कौन सी है। ग्रेड 1 ओबेसिटी है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेटर देन ग्रेड 3 ओबेसिटी है उसकी। उसके बाद हम लोग उसके BMI के अकॉर्डिंग, उसके हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका TEE कैलकुलेट करते हैं, BEE कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस इंसान का आइडियल वेट कितना होना चाहिए, इसको कितने केजीज लूज कर लेने चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी डाइट प्लानिंग करते हैं और डाइट प्लानिंग में सबसे मेन एलिमेंट ये रखा जाता है कि उस इंसान का टाइम शेड्यूल क्या है, उसके सोने का जागने का टाइम हम लोग नोट डाउन करते हैं। इसके बाद ये नोट डाउन करते हैं कि वो किस टाइम पीरियड में फ्री है, वो किस टाइम में एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी डेली रूटीन क्या है, वो क्या खाता है। मतलब कह लें कि उसकी पहले हम हिस्ट्री भी लेते हैं साथ में, ठीक है। फिर हम उसकी हिस्ट्री, उसके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम उसकी डाइट प्लानिंग करते हैं कि वो कितने मील्स ले सकता है एक दिन में और किस से किस टाइम तक उसको ये वाला मील लेना है, ब्रेकफास्ट उसको किस टाइम में करना है। उसके बाद हम लोग उसको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं, इतनी ज्यादा कोई कह लें इंटेंस वर्कआउट नहीं बताते, हम लोग उसको बेसिक बताते हैं। फिर साथ में हम उसको रेकमेंड करते हैं कि वो इंटेंस वर्कआउट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि मैं कभी भी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करके डाइट प्लान नहीं बना के देती हूँ। मैं हमेशा पोर्शन कंट्रोल वाला डाइट प्लान देती हूँ, चाहे जितना मर्जी ओबीज पेशेंट मेरे पास आ जाए। क्योंकि एक इंसान की जब हम कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, तो वो एनर्जी तो उसकी बॉडी को चाहिए होती है, तो वो डिफरेंट चीजों से वो एनर्जी ले रही होती है, फिर मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है इस तरह। तो ये है कि पोर्शन कंट्रोल एक बेहतर तरीका है वेट लूज करने के लिए। पोर्शन जब हम कंट्रोल करते हैं तो उससे यानी कि वेट रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 चपातीज खा रहे हैं और 2 प्लेट्स ऑफ राइस खा रहे हैं, तो अगर वो रिड्यूस करके 1 कर लें तो क्या वेट पर इफेक्ट आएगा? वो इस तरह नहीं होता, वो हमें ना मैनेज करना पड़ता है प्रॉपरली। हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलोरीज के, उसको कितने ग्राम्स उसको कार्ब्स चाहिए, कितने ग्राम्स उसको प्रोटीन चाहिए। अगर एक इंसान ओबीज है, अब जाहिर सी बात है कि हर कोई ओबीज सिर्फ खाने की वजह से तो नहीं हुआ होता, क्या पता उसकी जेनेटिक्स में ही ओबेसिटी आ रही हो। और अगर हम उसको सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर देते हैं, उसके हम कार्ब्स रिड्यूस कर देते हैं या उसकी हम प्रोटीन रिड्यूस कर देते हैं और उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो फिर तो यही लगेगा ना कि हमारा डाइट प्लान वर्क नहीं कर रहा। तो ये है कि सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करने से भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो सकता, उसके साथ आपको और भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी जेनेटिक्स में ओबेसिटी आ रही है तो कोशिश करें कि उसको यंग एज में ही कैप्चर कर लें और उसको ट्रीट करें, ओबेसिटी को प्रिवेंट करें। ओके, ठीक है। अच्छा, जब कोई पेशेंट आता है वेट रिड्यूस के लिए, जाहिर सी बात है हर कोई कहते हैं कि हम फौरन 1 हफ्ते में पतले हो जाएं या 2 हफ्तों में, या मैक्सिमम की डिजायर होती है कि वो 1 महीने में उनका वेट, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 65 है तो वो प्रेफर करेंगे उनका 55 हो जाए। तो इन जैसों के लिए क्या रिकमेंड करती हैं आप? इन सब लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप लोगों का
अगर आप समझें कि आपका 55 केजी वेट है, तो क्या आप लोग 1 महीने में 65 कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं क्या आप 1 महीने में? जिस तरह हम लोग इतनी जल्दी गेन नहीं कर सकते, उसी तरह लूज़ भी हम लोग इतनी जल्दी नहीं कर सकते। जो नेचुरल मेथड जो ऑर्गेनिक चीज़ों से वेट लूज़ होता है, सिर्फ़ 3 टू 4 केजीज़ 1 मंथ में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बाकी जितनी एडवर्टाइज़मेंट्स आप लोग देखते हैं कि 20 केजीज़ इन 1 मंथ एंड 10 केजीज़ इन अ वीक, वो सब फेक होती हैं। उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। इन रियल अगर आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करते हैं, तो 4 किलो से ज़्यादा आपका वेट कभी भी 1 महीने में लूज़ नहीं हो सकता। ओके, 4 केजी से ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड डाइट। जी। ठीक है। अच्छा, तो कौन से सोर्सेज प्रोटीन के बेस्ट हैं फॉर अ पर्सन टू ईट, स्पेशली इन डाइट? बेसिकली जो है ना, प्रोटीन 2 सोर्सेज से हम लोगों को मिलती है। एक हीम प्रोटीन होती है, एक नॉन हीम प्रोटीन होती है। जो हीम प्रोटीन है वो हम लोगों को एनिमल सोर्स से मिलती है, जिस तरह हमें रेड मीट हो गया, इसके अलावा वाइट मीट हो गया, इसके अलावा पोल्ट्री हो गई, इन सब चीज़ों से हम लोगों को हीम प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा हीम प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो किडनी, लिवर, ये जितने भी ऑर्गन मीट है, ये बेस्ट सोर्स है हीम प्रोटीन का। और नॉन हीम प्रोटीन के लिए हम लोग पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो लोग प्लांट सोर्स यूज़ करें, ठीक है, जिसमें प्लांट सोर्स में वेजिटेबल्स और पल्सेस आती हैं, ये भी बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। इसमें जो एनिमल सोर्स है उससे कम प्रोटीन की अमाउंट होती है, लेकिन प्रेजेंट होती है। अगर आप इसका रेगुलर इनटेक करें तो आपके प्रोटीन जितना आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल सकता है। ओके, ठीक। कौन से फूड अच्छे कहलाते हैं और कौन से बुरे कहलाते हैं? लाइक जंक फूड हमें पता है कि इट्स बैड, इसके अलावा ऑयल वगैरह। अगर न्यूट्रिशन के हवाले से देखा जाए तो कोई भी फूड बैड फूड नहीं है, जब तक आप उसको एक मॉडरेट अमाउंट में नहीं ले रहे, ठीक है। अब जहां तक बात आई कि जंक फूड क्यों बैड फूड है, जंक फूड इसलिए बैड फूड कहा जाता है क्योंकि उसके प्रिपरेशन के मेथड्स कुछ इस तरह के हैं। अब जिस तरह सबसे सिंपल चीज है फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज क्यों हम लोग उसको बैड कहते हैं? क्योंकि एक तो वो डीप फ्राइड है, ठीक है, उसमें ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। सेकेंडली ये है कि अब हमें नहीं पता है कि जंक फूड जो बन रहा है उसमें कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या वो एक हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं, नहीं बना रहे, इसलिए उसको बैड फूड की कैटेगरी में किया जाता है। सेकेंडली ये है कि जितनी भी चीजें डीप फ्राइड होती हैं, ठीक है, खासतौर पर डीप फ्राइड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो फैट बन जाता है उसको ट्रांस फैट कहते हैं। और हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है, वो ट्रांस फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, इसीलिए वो एक जगह जाके स्टक हो जाता है और हम उस फूड को ही बैड कहते हैं। जबकि कोई भी फूड बैड नहीं होता, उसको बनाने का तरीका उसकी यूजेस पे डिपेंड करता है, आप खुद उसको बैड बनाते हैं। बाकी ये है कि जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस वगैरह ये सब हेल्दी फूड्स हैं, ठीक है, कोशिश करें कि जो भी खाना बनाएं कम ऑयल में बनाएं, तो वो आपके लिए एक हेल्दी फूड है, कोई भी फूड बैड फूड नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक। तो कौन सा ऑयल बेस्ट है यूज करने के लिए? जैसे कनोला ऑयल, बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। कैनोला ऑयल से बेटर है कि आप लोग ऑलिव ऑयल की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है, और कोशिश करें कि ऑयली खाने को अवॉइड किया जाए और उसी जगह स्टीम्ड या लेस ऑयल में बना हुआ खाना आप लोग लें, तो मेरे ख्याल है हर ऑयल हेल्दी। अगर आप ऑलिव, जाहिर सी बात है अब हर किसी का इतना नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर लें ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑलिव ऑयल को, तो वो वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर, कैनोला, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में। तो बेस्ट तो ऑलिव ऑयल ही है, लेकिन अगर कोई और उसका ऑल्टरनेट यूज करना चाहते हैं, वो जिस तरह वेजिटेबल ऑयल, तो उसको कम अमाउंट में यूज करें तो वो भी बहुत हेल्दी है। क्या फ्लूइड्स हेल्प करते हैं डाइट में? जी, फ्लूइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह हम लोग बेसिक न्यूट्रिएंट्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 7 नंबर पे वाटर भी आता है। वाटर एक बहुत ही वाइटल हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, ठीक है। फ्लूइड जो है, अगर हम लोग फ्लूइड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो सकता है, ठीक है। हमारे सेल्स को फ्लूइड की जरूरत है, सारी वर्किंग के लिए हमें फ्लूइड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोशिश करें कि अपना वाटर इनटेक ठीक रखें, और एक एडल्ट का जो वाटर इनटेक है रोज का, वो 6 to 8 गिलास तो लाजमी है। लेकिन जो लोग ज्यादा ओबीज होते हैं, जो मतलब कि ओवर ईटिंग है, कोई भी वजह से ओबीज हो जाते हैं, जिनका वेट गेन होता है, उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन 8 ग्लास तो मस्ट है हर इंडिविजुअल के लिए।
ओके ठीक है। और क्या रोल होता है मेटाबॉलिज्म का वेट लॉस में? अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्टेडी नहीं है तो हाउ कैन दे मेक देयर मेटाबॉलिज्म स्टेडी? कुछ कुछ लोगों का जिनका वेट का इशू होता है, उनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन हुआ होता है, तो मेटाबॉलिज्म को फास्टन अप करने के लिए वो हर्बल टीज ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ग्रीन टीज हैं, हर्बल टीज हैं, जिंजर टी है, इस तरह की टीज वो इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस से जब हमारी बॉडी रिलैक्स करती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और सेकेंडली ये कि अपना वाटर इनटेक अच्छा करें। जिनका वाटर इनटेक अच्छा होगा उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। और अगर जो लोग वाटर इनटेक उनका अच्छा है पर फिर भी मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है तो उनकी क्या रीजंस होती है? और फिजिकली भी वो एक्टिव है, सब कुछ है, पर मेटाबॉलिज्म स्टिल स्लो, तो फॉर देम क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि उनको इस तरह के फूड लेने चाहिए, बहुत से जिस तरह के होते हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे फास्टन अप कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेन हमारे एपिटाइजर्स आते हैं, ठीक है। इस तरह की ड्रिंक्स आती हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्टन अप कर सकती हैं। मैं प्रोसेस ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं उन ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ जो होममेड होती हैं, 100% ऑर्गेनिक होते हैं। जिस तरह कोई मिंट की स्मूदी है या मिंट का कोई मार्गरीटा ले लें आप लोग, इस तरह की आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं। इसके अलावा आप टीज ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट ना हो। क्या सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आजकल बहुत सारी आई में, क्या वो हेल्प करती हैं डाइट में? जो सप्लीमेंट्स आजकल आई हुई हैं, इसमें काफ़ी जो सप्लीमेंट्स हैं वो डॉक्टर्स इसी तरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं बगैर जाने कि इंसान को वो डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो अगर आप ओवरडोजेज कर भी लेते हैं सप्लीमेंट्स का तो उससे आप लोगों को टॉक्सिसिटी हो सकती है और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिक हम लोगों में ख़ासतौर पे पाकिस्तान और जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी होती ही होती है, तकरीबन हर किसी में होती है। जिस तरह पाकिस्तान में कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी की कमी होती ही होती है। तो कोशिश करें कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग कोई ना कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लिया करें, ठीक है। उससे ये होगा कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो फुलफिल हो जाएगी और आप लोगों की डेली रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी डाइट से ही वो न्यूट्रिएंट्स लें। अगर आप लोग उतनी हेल्दी डाइट नहीं रख सकते तो साथ में कोई ना कोई सप्लीमेंट लें ताकि आप लोगों को डेफिशिएंसी ना हो इन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि मल्टी विटामिन्स लेने चाहिए। बाज़ लोग होते हैं ना स्पेसिफिक ओमेगा फैटी एसिड्स लेते हैं कि इट विल बी गुड फॉर देयर ब्रेन एंड इट विल मेक देम एक्टिव, तो ओमेगा फैटी एसिड्स लेने चाहिए, मल्टी सेंट्रम्स लेनी चाहिए, मल्टी विटामिन्स? ओमेगाज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसका सबसे हेल्दी तरीका आप लोगों का फूड है, ठीक है। अगर आप लोग ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 लेना चाहते हैं तो वो आप लोग नट्स, सीड्स, जिस तरह आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इन सब से ये रोज आप लें, ठीक है। एक हैंडफुल ऑफ अगर आप आलमंड्स खा लेते हैं दिन में तो आई थिंक आपकी वो इनटेक कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड ये है कि जो हम लोगों के प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जिस तरह फिश है, उसके अंदर भी ओमेगाज प्रेजेंट होते हैं। तो कोशिश करें कि सप्लीमेंट्स की तरफ जाने से पहले आप लोग अपना फूड इनटेक ठीक करें, ठीक है, हेल्दी डाइट की तरफ आए। और अगर कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह जाती है तो आप उसको सप्लीमेंट के थ्रू कंपनसेट कर सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, वैसे क्या विटामिन डी अगर कोई खाए तो क्या उनका वेट रिड्यूस हो सकता है? आई मीन, क्या विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है? नहीं, विटामिन डी का जो बेसिक पर्पस है वो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स है, ठीक है। जिन लोगों का विटामिन डी इनटेक अच्छा होता है उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो आई थिंक कि बोन से ज्यादा लिंक है, ठीक है, बजाय इसके हम ये सोचें कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म से लिंक है। मेटाबॉलिज्म और भी बहुत सी चीजों से फास्ट अप किया जा सकता है, उसके लिए आपको विटामिन डी की जरूरत नहीं। विटामिन ई का वैसे क्या है, क्या वो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, वेट रिड्यूस वगैरह में? अगर कोई खाए तो बाल वगैरह ग्रो करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं? विटामिन ई जो है वो हमारे बॉडी में जितने भी सिंथेसाइज के प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको फास्टन अप करता है, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म में भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। असल में ये है कि विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन और हमारे मतलब कि कह रहे हैं एक तरह से ग्लो लाता है हमारे स्किन पे, न्यू सेल्स बनाता है। तो इस काम में वो उसका ज्यादा अच्छा रोल है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे, विटामिन ई खाएं या मल्टी विटामिन खाएं? मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग मल्टी विटामिन लें, ठीक है। किसी एक विटामिन पे स्टक ना हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि वो टॉक्सिक आपके लिए बाद में जाके बन सकता है अगर आप बहुत ज्यादा इंटेक करें, ठीक है। क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट जो है उसकी एक अपना आरडी होता है और उस हिसाब से ही हमें लेना चाहिए, और अगर हम उसकी ज्यादा इंटेक कर ही जाएंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो मल्टी विटामिन बेस्ट है। और अगर किसी में ज्यादा डेफिशिएंसीज है, मोस्टली वुमेन में
में मल्टीविटामिन लेने के बावजूद कैल्शियम वगैरह की कमी रह जाती है, तो उसके लिए वो एक अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वेट गेन करना चाहे तो कैसे वेट गेन कर सकता है? वेट गेन के लिए सबसे पहले वही बात आ जाती है कि जो लोग जिस तरह वेट लूज करने के मेथड्स हैं उसी तरह वेट गेन करने के मेथड्स हैं। तो वेट गेन करने के लिए भी आप लोगों को सबसे पहले फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को एक्सरसाइजेस में और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडली ये कि अपने जो चॉइसेस हैं, मील चॉइसेस, उनको आप हेल्दी करें, ठीक है। और जिस तरह कुछ लोग बहुत कुछ खा रहे होते हैं, स्टिल दे आर स्किनी, ठीक है, स्टिल दे आर लीन, तो उसके पीछे यही रीजंस हैं कि वो जो चीजें इनटेक कर रहे होते हैं वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। अब वो हमें किस तरह पता चलेगा कि वो हेल्दी है या नहीं है? वो इस तरह है कि कुछ चीजें इस तरह की आती हैं मार्केट में प्रोसेस्ड, जो कि जिसमें कैलोरीज तो बहुत ज्यादा होती हैं। आप उसकी लेबल पढ़ के देख लें तो उसमें 200-400 कैलोरीज होती हैं, लेकिन अब लोगों को ये नहीं पता कि वो कैलोरीज जो है वो एम्प्टी कैलोरीज हैं। एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं कि जो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं करती, जाके बस डिपॉजिट हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि एम्प्टी कैलोरीज वाली चीजें मत लें, और इसमें मोस्टली चीजें वही आती हैं जो शुगरी और प्रोसेस्ड चीजें आती हैं, तो वो उनको अवॉइड करें। और जिसने वेट गेन करना है वो हेल्दी मील्स की तरफ आए और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आए, तो इंशाल्लाह उसका हेल्दी वेट होगा। और अगर हेल्दी चीजें खा भी ली तब भी वेट गेन नहीं हुआ तब? अगर वो फिजिकल एक्टिव भी है और हेल्दी चीजें खा भी रहा है, तो आई थिंक वो उतनी अमाउंट में कैलोरीज नहीं ले रहा जितनी उसको रिक्वायर्ड है। मोस्टली जो लोग स्किनी होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसको हम लोगों ने स्लो डाउन नहीं करना है। उस फास्ट मेटाबॉलिज्म के साथ ही उसको इतनी कैलोरीज देनी है कि जो वो इजीली डेली मेटाबोलाइज कर ले। मतलब हमने उसका इनटेक और उसका आउटपुट इक्वल करना है, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए यही है कि वो अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग खाए, हेल्दी चीजें खाए, इस तरह की रेसिपीज को फॉलो करे जिससे वेट गेन हो। जिस तरह स्मूदीज वगैरह हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट डेंस अपने मील्स बनाए, ठीक है। वो लंच जो करता है, ब्रेकफास्ट करता है, वो न्यूट्रिएंट रिच होने चाहिए, उसमें पूरे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, चाहे वो कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सब होने चाहिए उसमें। किसी एक चीज पे आप लोग एक चीज का इंटेक करके आप कभी भी वेट गेन नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि कहा जाता है मिथ्स, देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग वेट, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये, तो इस पर क्या योर ओपिनियन है? बहुत से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि मिथ्स पे बिलीव कर रहे होते हैं। मोस्टली हम लोगों के पास वेट लॉस करने के लिए जो पेशेंट्स आते हैं जो ओवर वेट होते हैं, वो एक मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई तो वो उन्होंने मुझे बोला कि क्या डॉक्टर, मक्खी खाने से, पानी के साथ एक मक्खी खाने से हमारा वेट 10 kg लूज हो जाएगा? और मैं उनकी मिथ सुन के हैरान परेशान रह गई कि मक्खी खाने से किस तरह आपका वेट लूज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो ये बहुत सोचा जाता है कि जी जो मक्खी खा लेगा उसका वजन कम होने लग जाएगा। तो इस तरह के बहुत फनी मिथ्स हमारे पास आते हैं, तो प्लीज इस तरह के मिथ्स में मत बिलीव किया करें। फिर इस तरह के मिथ्स आते हैं कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ ये नहीं खाना, तो प्लीज इस तरह के डॉक्टर से पूछे बगैर इस तरह के मिथ्स पे कभी भी बिलीव मत किया करें। हाँ, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो ट्रू भी हैं, जिस तरह कहते हैं कि आयरन और कैल्शियम, ये जो दो चीजें ये दोनों चीजें जिस चीजों में हों वो आपने इकट्ठे इनटेक नहीं करनी। जिस तरह मीट और मिल्क को कभी भी आप लोगों ने इकट्ठे इनटेक नहीं करना। उसका क्या रीजन है कि जो ना आयरन बाइंड होता है ना कैल्शियम बाइंड होता है, तो आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। इस तरह के मिथ्स ट्रू हैं, लेकिन हाँ फिर ये मिथ्स नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। तो जो मिथ्स हैं, ये मक्खी खा लेने से वेट लॉस और अजीब व गरीब मिथ्स आते हैं, तो इन पे मत बिलीव क्या करें। जिस तरह किसी का वेट गेन नहीं हो रहा होता तो वो कहते हैं कि जी हम पे काला जादू हुआ है और ये सब चीजें, तो ये सब मिथ्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपकी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। ओके, काला जादू, अगर वेट गेन नहीं हो तो काला जादू ये कैसे हो? आते हैं इन पर्सन आते हैं ऐसे पेशेंट्स। और ये मक्खी वाला तो वाकई मैंने पहली बार सुना है। मैं ये तो बहुत फेमस है। नहीं, ये बहुत फेमस है। मैं 2-3 क्लाइंट्स डील किए हैं जो कि मुझे जाके ये कहते हैं कि हम मक्खी खा लें हमारा वेट लूज हो जाएगा। तो उन्होंने ट्राई तो नहीं किया था मक्खी खाने का? नहीं, अभी ट्राई नहीं किया उन्होंने, वो मुझसे पूछने ही आए थे। अच्छा, वैसे कोई ऐसा नहीं है जिसने ये ट्राई किया मिथ को और बोला जी डॉक्टर मेरा तो वेट 10 kg कम हो गया सिर्फ मक्खी खाकर? नहीं, ऐसा अब तक कुछ नहीं आया। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। किसी ने यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस पूछने आ जाते हैं, साथ पूछते हैं कि करना चाहिए। हाँ, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इतना अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कर ले। क्या पता किसी ने किया भी हो, लेकिन हाँ जो आते हैं वो लोग ऑब्वियसली करते हैं।
ओके अच्छा, वैसे तो फिश के साथ जैसे मीट के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए, तो वैसे फिश के साथ कहा जाता है कि मिल्क नहीं ले सकता है, यानी कि योगर्ट वगैरह नहीं ले। उसका यह है कि कुछ लोगों को से रिएक्शन हो जाता है। मतलब कि अगर वो कोई मिल्क वाली या कोई डेयरी प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उनको कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई स्किन एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए वो मना किया जाता है, क्योंकि जो फिश है वो काफी न्यूट्रिएंट डेंस है। तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट लेने की जरूरत है भी नहीं, है ही नहीं, राइट? मतलब जब आप फिश इंटेक करते हो तो मत खाएं। हाँ अच्छा, फिश बहुत न्यूट्रिएंट डेंस है, उसका कुछ मत लें। उसके बाद बस आप फिश ही खाएं और साथ में अगर रोटी थोड़ी लेनी है तो, या हाँ रोटी आप खा सकते हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट मत लें। और खीरा तो ले सकते हैं ना उसके साथ? हाँ खीरा वगैरह ले सकते हैं आप, कोई मिल्क वगैरह मत लें उसके साथ, क्योंकि वैसे भी उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। फिश के साथ कौन मिल्क पीता है? मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि पेशेंट्स किस तरह की चीजों के साथ आ जाते हैं। लेकिन योगर्ट चटनी वगैरह, चटनी तो ली जा सकती है ना, या वो भी नहीं? दही वाली चटनी जो होती है ना, योगर्ट वाली, रायता वगैरह, उससे आप लोग अवॉइड करें। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, फिर वो यही कहते हैं कि हमने मछली के साथ दही खा लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने वैसे ही उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हुई होती है। हाँ, that's true. अच्छा, तो BMR क्या है और कैसे BMR अफेक्ट करता है कैलोरी इनटेक को? BMR जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। हर इंसान के हाइट और वेट के अकॉर्डिंग उसका BMR होता है, ठीक है। BMR बेसिकली कह लें कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है, ठीक है। अब हर पर्सन का मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है। अब जाहिर सी बात है, एक 12 ईयर ओल्ड का BMR और एक 15 ईयर ओल्ड का BMR तो डिफरेंट होगा, और उसी तरह उनकी कैलोरीज इनटेक भी होगी। ये सब कुछ जो है, ये हम लोगों का BMR, BMI, ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी, वेट टू वेट, हाइट टू हाइट, ये सब कुछ वेरी करता है, इसीलिए इसी हिसाब से। अच्छा, वैसे BMR की फुल एब्रीविएशन क्या है, जिन लोगों को BMR की एब्रीविएशन नहीं पता है? BMR की फुल एब्रीविएशन है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप लोग इसको इजी वर्ड्स में अपना मेटाबॉलिज्म का रेट भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है। इस पर कोई एग्जांपल दे सकते हैं वैसे क्या? इस पे ऐसे कोई एग्जांपल नहीं हो सकती है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह जो यंग लोग होते हैं, जो टीनेजर्स वगैरह होते हैं, तो उनका BMR एडल्ट से या ओल्ड एज वालों से ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। तो ये है सम टिप्स फॉर हाउ टू रिड्यूस योर वेट, हाउ टू रिड्यूस योर वेट एंड हाउ टू गेन वेट। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो कैसे वेट गेन कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये फायदा हुआ सुनकर, ये एक्सेप्ट हो। और इसी के साथ डॉक्टर समर, क्या कहना चाहेंगे आप एंड में? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ पर फोकस करें, ठीक है। बाकी सब चीजों को छोड़कर अपने हेल्थ पे फोकस करें, हेल्थ कॉन्शियस हो, और नीम हकीमी की तरफ मत जाएं, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बाकी ये कि अपनी बस हेल्थ इज वेल्थ। एग्जैक्टली, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, एनी कोई एडवाइस जो कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहे तो क्या यू वुड रिकमेंड कि आप DDNS करो या BSc न्यूट्रिशन करो, क्या बेहतर है? क्या लोगों को सजेस्ट आप करोगे? मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको ने करना है तो आप लोग जरूर कीजिए DDNS। अगर आप लोगों का इस फील्ड फूड या न्यूट्रिशन की तरफ इंटरेस्ट है तो आप लोग जरूर कीजिए, अपना फायदा भी कीजिए, और साथ में आप लोगों को अवेयरनेस आएगी तो दूसरे लोगों का भी फायदा होगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो जरूर इस फील्ड में आइए, अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपने स्किल्स डेवलप कीजिए कि दुनिया आप लोगों को मान सके, आपके स्किल्स को मान सके और लोगों में अवेयरनेस आए। ओके, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और काइंडली इस वीडियो पे कमेंट करें, इसको शेयर करें, और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।